हाय दोस्तों, मैं हूं विष्णु शर्मा और आप देख रहे हैं प्रभात एग्जाम। हम आपके लिए लेकर आए एक खास सीरीज़। इस स्पेशल सीरीज़ में आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो बात की जा रही है उन 75 ईयर्स की, जब देश आज़ाद हुआ और आज यानी 2022 तक हमने क्या खोया, क्या पाया और इतिहास कैसे बना। और इस ऐसे में हर एक वीडियो में हम ऐसे 75 वीडियोज़ आपके लिए लाएंगे। उस सीरीज़ में ये पहला वीडियो है। 1947 में वो 5 बड़ी घटनाएं जो हुई 1947 में, उनके बारे में बताएंगे और बाकी जो और घटनाएं हुई उनके बारे में भी आखिर में हम जानकारी देंगे इस वीडियो के। तो पहली बात कर लेते हैं उस घटना की जिसको लेकर 1947 भारत में जाना जाता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज़ादी की यानी 15 अगस्त की, उस स्वतंत्रता दिवस की जिसको लेकर आप ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हर घर तिरंगा जो फहराने का अभियान चल रहा है। लेकिन खास बात यह है कि हम आपको वो चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे जो आपको शायद नहीं पता होंगी। 15 अगस्त का ही दिन क्यों चुना? कभी आपने सोचा 15 अगस्त का दिन क्यों चुना गया होगा? दरअसल 15 अगस्त का दिन इसलिए चुना गया कि लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट वायसराय था भारत का, उसने ये अपनी बायोग्राफी में बताया, उसकी बायोग्राफर ने लिखा है कि कैसे जो मित्र सेनाएं थीं, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसमें जो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ये एक तरफ के देश थे। इन लोगों ने जब इनके सामने सरेंडर किया था जो जापान की सेनाओं ने, वो दिन था 15 अगस्त और उसकी 2nd एनिवर्सरी थी और वो 15 अगस्त को आ रही थी। पहले ये लोग जून 1948 में भारत को आज़ादी देने की बात कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने तय किया कि अब इसको हम आगे बताएंगे कि ये क्यों तय किया कि 15 अगस्त को दी जाए। लेकिन 15 अगस्त का दिन उस एनिवर्सरी को मनाने का एक मौका था कि सरेंडर किया था जापान की सेनाओं ने, तो इन्होंने वो दिन चुना और इस तरह से 15 अगस्त का दिन तय हुआ। लेकिन दूसरी बात, उसके बावजूद 14 अगस्त तो 15 अगस्त की रात को क्यों हुआ? अब सब लोग कहेंगे पाकिस्तान का 14 अगस्त था इसलिए भारत को 15 अगस्त किया गया, लेकिन ये आधी रात में क्यों हुआ? इसके पीछे भी एक वजह थी और इसके पीछे वजह थी पंचांग की। क्योंकि 15 अगस्त का दिन तो तय कर लिया, लेकिन 15 अगस्त के दिन को अशुभ बताया बहुत सारे पंडितों ने। और जब ये चर्चा शुरू हुई कि 15 अगस्त का दिन हमारे पंचांग के हिसाब से ठीक नहीं बैठ रहा है, अशुभ माना जा रहा है, तो ये तय हुआ कि आधी रात को किया जाएगा 14 अगस्त से, और 11 बजे से रात को शुरू हुआ और 11 बजे से सारे कार्यक्रम शुरू हुए, भाषण हुए और ढेर सारी चीज़ें हुई। ट्रस्ट ऑफ डेस्टिनी जो नेहरू जी ने दिया था वो हुआ, तब जाके वो कार्यक्रम की सीरीज शुरू हुई। उस दिन की एक बेहद दिलचस्प बात ये थी कि केवल 3 व्यक्तियों को केंद्रीय सभा में बोलने का मौका दिया गया था। एक थे पंडित नेहरू, उनकी ट्रस्ट ऑफ डेस्टिनी आपको गूगल में मिल जाएगी, उसको पढ़िए। जब उनके घर आप जाएंगे म्यूज़ियम में, उनका घर जो म्यूज़ियम बन गया 3 मूर्ति हाउस, उस घर में भी आपको एक पत्थर की शिला पर उकेरी हुई मिल जाएगी। लेकिन 2 और व्यक्ति कौन थे उसके बारे में तो नेहरू जी की स्पीच के बारे में सबको पता है लोग, लेकिन 2 और व्यक्ति थे, उनको जानना आपके लिए ज़रूरी होगा। खलीकुज्जमा, चौधरी खलीकुज्जमा, उनको मुसलमानों के प्रतिनिधि के तौर पर बोलने का मौका दिया गया था 14-15 अगस्त की आधी रात को। और वो कैसे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो इस देश के लिए हमेशा लॉयल रहेगा। और तीसरे जो थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप बेहतर उन्हें जानते हैं, उनको क्यों बुलाया गया था और उन्होंने क्या बोला। उनको बहुत विद्वान माना जाता था और उन्होंने कैसे अंग्रेज़ों की तारीफ़ की उस दिन। उन्होंने कहा कि जहां डच और फ्रांसीसी जो अपने उपनिवेशों को आसानी से छोड़ नहीं रहे हैं, अपना कब्जा जमाए बैठे हैं, वहीं अंग्रेज़ कितने अच्छे हैं जो आसानी से सत्ता हस्तांतरण कर कर वापस अपने देश जा रहे हैं। तो ये 3 लोग थे जिनके बारे में आप शायद पहले नहीं जानते होंगे नेहरू जी के अलावा। एक और दिलचस्प बात मैं आपको उस दिन की बताता हूँ, कैसे वायसराय के पास गए थे नेहरू जी। और जैसा अब होता है कि गवर्नर के पास जाते हैं, आप मंत्रियों की लिस्ट देते हैं कौन कौन बनेंगे, नेहरू जी ने भी अपने मंत्रियों की लिस्ट दी और वो 13 मंत्री थे नेहरू जी के अलावा। और आपको मालूम है उस लिस्ट में क्या था? उस लिफाफे के अंदर जिसमें कि वो लिस्ट जानी थी, वो लिस्ट थी ही नहीं। ये बाद में वायसराय को पता चला, बाद में पंडित नेहरू को पता चला, तब जाके वो लिस्ट निकाली गई, ढूंढी गई, फिर वो वापस मिली। तब जब शपथ हुई उस टाइम पर वो लिस्ट आई, मंत्रियों के नाम बताए गए और ऐसे में 3 ऐसे मंत्री थे जिनको आपके लिए जानना ज़रूरी होगा कि आप कहेंगे कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उन 3 मंत्रियों को क्यों शामिल किया गया? वो तीनों मंत्री कांग्रेस विरोधी थे। पहले थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हिंदू महासभा के नेता थे। बहुत लोगों को पता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनकी सरकार में थे, नेहरू जी की में। दूसरे थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, वो भी कांग्रेस विरोधी थे, उनको सरकार में शामिल किया गया।
तीसरे जो मंत्री शामिल किए गए थे जो कांग्रेस विरोधी थे, आर के शनमुखम चेट्टी, उनको शामिल किया गया था और उनको बाद में वित्त मंत्री बनाया गया था। एक महिला भी थी इस मंत्रिमंडल में, राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर श्रेय जाता है भारत में एम्स को बनवाने का। एक और बड़ी खास बात है उस दिन की कि लाल किले पर जो तिरंगा फहराया जाता रहा है, पहली बार यानी 1947 में पहली बार 15 अगस्त को नहीं बल्कि 16 अगस्त को फहराया गया था। ये बहुत कम लोगों को पता है और उसकी वजह थी सुबह सुबह गवर्नमेंट हाउस, जिसे आज राष्ट्रपति भवन के तौर पे जाना जाता है, जहां वायसराय रहता था पहले, वहां पर सुबह सुबह शपथ ग्रहण समारोह हुआ। उसके बाद एक जुलूस निकाला गया जहां से वो लोग सब संसद पहुंचे। उस संसद को तब केंद्रीय असेंबली के तौर पे जाना जाता था। वहां पर जो वायसराय था, अब क्योंकि गवर्नर जनरल बन चुका था लॉर्ड माउंटबेटन, उसको शाही सैल्यूट, रॉयल सैल्यूट दिया गया। उसके बाद वो लोग वापस राष्ट्रपति भवन आए। शाम को इंडिया गेट पर जाकर ध्वजारोहण हुआ और फिर वायसराय हाउस, जो बाद में राष्ट्रपति भवन के तौर पर माना गया, आज भी जाना जाता है, वहाँ पर डिनर हुआ था, आतिशबाजी हुई थी और अगले दिन सुबह जाकर नेहरू जी ने लाल किले पर ध्वजारोहण किया था। और वो ध्वजारोहण उसके बाद अगली साल से यानी 1948 से लगातार लाल किले पर 15 अगस्त के दिन होता जा रहा है। और 16 अगस्त को अगले दिन सुबह नेहरू जी ने लाल किले पर जाकर ध्वजारोहण किया था और तब से लगातार ये हो रहा है कि ध्वजारोहण 15 अगस्त के दिन होता है, लाल किले पर होता है ये। लेकिन ये पहली बार था कि 16 अगस्त को जब हुआ था वो 1947 का साल था। 1947 की दूसरी सबसे बड़ी घटना है वो है बंटवारा, भारत का बंटवारा। भारत और पाकिस्तान, दो देशों में बंट गया हमारा भारतवर्ष। और इसकी कुछ दिलचस्प बातें मैं आपको बताता हूँ। पहले कुछ डेट्स जान लीजिए। कैसे 20 फरवरी को ये ऐलान हुआ कि देश की आज़ादी, भारत की आज़ादी जून 1948 में होगी और दो देशों में बंट जाएगा भारत। कैसे जो पंजाब और बंगाल हैं वो उनके हिस्से होंगे अलग अलग और वो इस तरह से मिलकर पाकिस्तान बनाएंगे और एक भारत देश होगा। और इसको कहा गया कि जून 1948 में आज़ादी होगी, लेकिन कैसे वो 15 अगस्त में तब्दील हुआ, 1947 में हुआ, वो हम आपको बता चुके हैं। लेकिन हुआ क्या, इसके लिए किसी को भेजा गया, लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया। 22 मार्च को उन्होंने आकर यहाँ काम संभाला अपना और इस योजना को यानी भारत विभाजन की योजना को और आज़ादी की योजना को एक अमली जामा पहनाना शुरू किया। लेकिन गांधी जी क्या कर रहे थे? गांधी जी ने एक आखिरी चाल चली, एक आखिरी दाव लगाया कि किसी तरह से भारत का विभाजन रोक दिया जाए। एक बार वो कह चुके थे कि भारत का विभाजन होगा, बंटवारा होगा तो मेरी लाश पर होगा। लेकिन कैसे वो कांग्रेस की तत्कालीन नेताओं के दबाव और जिन्ना की रणनीति के आगे झुक गए थे, ये आप जानेंगे। उन्होंने आखिरी दांव वो क्या खेला था, वो था जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बनाना। यानी जो अखंड भारत था जिसमें भारत शामिल था, पाकिस्तान शामिल था, बांग्लादेश शामिल था, कैसे उसका प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया जाए। और जब उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के सामने ये प्रस्ताव रखा, जिन्ना को तो जाहिर है मंजूर होना ही था, लेकिन कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने इसको एक झटके में नामंजूर कर दिया। गांधी जी काफ़ी निराश हुए। लेकिन सच यही है कि जिन्ना की मौत निकट थी, उनको टीबी की बीमारी थी। अगर गांधी जी का ये प्रस्ताव मान लिया गया होता और अंग्रेज़ों को थोड़ा जो आज़ादी 15 अगस्त को उन्होंने थोड़ी प्रीपोन कर दी थी उसको बढ़ा देते तो वाकई में ये देश अखंड भारत होता। तो बंटवारे की शुरुआत इस तरह से हुई कि 2 मई को जो चीफ ऑफ स्टाफ था वायसराय का, लॉर्ड इसमे नाम था उसका, उसको भेजा गया लंदन पूरा प्लान लेकर, ताकि वो वहाँ पर जितने भी बड़े अधिकारी हैं, कैबिनेट है, उन सबसे डिस्कशन हो सके। उसके बावजूद जो प्लान स्वीकृत हुआ उसको जब यहाँ वापस लाया गया, जिन्ना ने एक नई शर्त रख दी कि जो दोनों पाकिस्तान के हिस्से हैं यानी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जो आज हैं, जो बेसिकली ईस्ट बंगाल थे और इधर पश्चिमी पंजाब था, तो इन दोनों के बीच में गलियारा चाहिए। और वो गलियारा भारत के बीच में होके जाता, करीब 800 किलोमीटर का लंबा गलियारा। उसको लेकर बाद में विवाद भी हुआ था। जिन्ना ने वो शर्त रखी जो मानी नहीं गई, उसको लेकर हंगामा हुआ तमाम। फाइनली माउंटबेटन ने 3 जून की तारीख आप याद रखिए, 3 जून की तारीख को बंटवारे का ऐलान हुआ। और उसी दिन देश को पहली बार ये पता चला कि जो आज़ादी हमें जून 1948 में मिलने वाली थी, जो अंग्रेज़ों ने पहले ऐलान किया था, वो 15 अगस्त 1947 को ही मिलने वाली है। यानी जून से अगस्त के बीच में बहुत कम समय था। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ, ये बाद में माउंटबेटन ने अपने बायोग्राफर को बताया था कि अगर हम 1948 तक
ये सीमा रखते जो हमने पहले ऐलान किया था, तो बड़ी गड़बड़ ये हो जाती कि बंटवारे के बाद लाखों लोग भारत से पाकिस्तान जाने वाले थे, लाखों लोग उधर से इधर आने वाले थे, तमाम शरणार्थी जो आने वाले थे, जो हुए भी थे बाद में, इतने सारे लोग अलग अलग शहरों में, शरणार्थियों की बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। दिल्ली सबसे ज़्यादा उस वक्त प्रभावित हुई थी। ऐसे में दंगे हुए और हुए भी थे। इन दंगों से जो भी नुकसान होना था, जो भी परेशानी झेलनी थी, वो सीधे सीधे अंग्रेज़ों के हिस्से में आती। तो अंग्रेज़ों ने चालाकी की कि दोनों जगह सरकार बना दी जाए। और वैसे भी जो माउंटबेटन था वो तो गया था जून में ही, लेकिन उनकी सेना के बहुत सारे अफसर जो उस वक्त भी भारत की सेना के चीफ थे और जो पाकिस्तान की सेना के चीफ थे वो अंग्रेज ही थे, वो टिके तो रहे लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी से वो पीछे हट गए। तो 3 जून को ऑल इंडिया रेडियो पर यह ऐलान हुआ और इस ऐलान को 3 लोगों ने संबोधित किया भारत की तरफ से। एक, क्योंकि पंडित नेहरू ने, क्योंकि उन्हें हिंदुओं का एक तरह से कांग्रेस को प्रतिनिधि माना जाता तो उन्होंने संबोधित किया। जिन्ना ने मुस्लिम प्रतिनिधि के तौर पर संबोधित किया। और तीसरे थे सरदार बलदेव सिंह जो बाद में रक्षा मंत्री बने, उन्होंने सिखों के प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने वहाँ पर उसे संबोधित किया। तो माउंटबेटन ने 1 साल जो कम किया था, 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी का ऐलान किया था, उसकी वजह थी और वो आपको हमने बताई। और उसी वजह में एक और तरकीब उसने अपनाई कि ताकि दिक्कत ना हो, वो ये थी कि जो रेड क्लिफ थे, जिनको ये कहा गया कि आप भारत और पाकिस्तान के बीच जो विभाजन होगा उसके आयोग के अध्यक्ष बनिए। 2 कमेटियाँ बनाई गई, एक पंजाब के लिए और एक बंगाल के लिए, और उसका चेयरमैन बनाया गया रेड क्लिफ को। और रेड क्लिफ ने 5 हफ्तों में वो काम कर दिखाया जो कहा गया था। इस पर तमाम सारे विवाद हैं कि किस तरह से, जिसको इसके बारे में कुछ नहीं पता था, अचानक से वो बंदा आता है इंग्लैंड से और वो नक्शा खींच देता है भारत और पाकिस्तान के विभाजन का। 1947 की तीसरी बड़ी घटना है रियासतों का एकीकरण। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ना तो कैबिनेट मिशन और ना 3 जून के इस ऐलान को, जिसमें बंटवारे का ऐलान हुआ था, किसी ने ये बात ही नहीं की कि उन रियासतों का क्या होगा जो करीब 565 बताई जाती हैं, वो भारत में जाएंगी, पाकिस्तान में रहेंगी कि स्वतंत्र रहेंगी। ऐसे में हुआ क्या कि ज़्यादातर जो लोग स्वतंत्र रहना चाहते थे उनकी महत्वाकांक्षाएं उछाल मारने लगी, जोर मारने लगी। उन्हें लगा कि वो स्वतंत्र रहेंगे क्योंकि उनके बारे में तो कोई ऐलान हुआ ही नहीं। और इधर 1946 में जो चुनाव हुए थे, जो राज्यों में चुनाव हुए थे, वो रियासतों में हुए नहीं। तो जो जनता थी वहाँ की, क्योंकि वहाँ पे भी अलग अलग पार्टियों के लोग काम कर रहे थे, वो लगातार जनता के संपर्क में थे, वो भी चाहते थे कि लोकतंत्र के लिए वो कुछ करें, वो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाएं। लेकिन उन्हें ये गुस्सा अंदर ही अंदर होने लगा था कि अगर रियासतों का कुछ नहीं हुआ तो उनका क्या होगा। ऐसे में एक व्यक्ति था जिसको आप सब जानते हैं, सरदार पटेल। जब से संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, वो शुरू हुई थी, तो उसके बाद से उन्होंने लंच पार्टीज दिल्ली में आयोजित करनी शुरू कर दी थी, जहां वो अलग अलग रियासतों के जो राजा थे, प्रिंसेस थे, उनको बुलाते थे और उनको आग्रह करते थे कि देखिए, देश में शामिल होना पड़ेगा आपको। जब देश आज़ाद होगा आप स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे, संविधान सभा से जुड़िए, वहाँ अपने प्रतिनिधि भेजिए, आपके सारे हित सुरक्षित रहेंगे और आप अपनी बात वहाँ रख पाएंगे, कानून बना पाएंगे और आप भी कानून बनाने वाले लोगों में शामिल रहेंगे। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि राजाओं की जो दीवान थे उन पर ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि दीवान क्या होता था कि भारत की क्रीम थे, वो पढ़े लिखे लोग होते थे जो अलग अलग राज्यों में जाके दीवान बनते थे, तो उन्हें अच्छे से पता होता था कि देश का भविष्य, बाद में इस रियासत का भविष्य क्या होने वाला है। उनमें कई सारे दीवानों ने प्रॉब्लम भी क्रिएट की, लेकिन शुरुआत की उन्होंने बीकानेर के दीवान से के.एम. पनिक्कर को बाद में भारत का राजदूत बनाया गया, कई देशों में रहे और वो बाद में राज्यसभा में भी गए। के.एम. पनिक्कर ने अपील की बीकानेर रियासत के दीवान के नाते अलग अलग राज्यों से कि भाई संविधान सभा में जुड़िए। ये एक तरह से पहला कदम था कि वो भारत बनने की प्रक्रिया में या भारत से विलय की प्रक्रिया में शामिल हो रहे थे। और सबसे पहला जो नाम आया वो आया बड़ौदा की रियासत का। बड़ौदा की रियासत सबसे पहले संविधान सभा में शामिल हुई और उसके बाद राजपूताना और गुजरात के कई राज्य धीरे धीरे संविधान सभा से जुड़ते चले गए। रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण तारीख थी 27 जून 1947। स्टेट डिपार्टमेंट बनाया गया और उसका प्रभारी बनाया गया सरदार पटेल को। सरदार पटेल को एक राइट हैंड की तरह एक व्यक्ति दिया गया जो कभी क्लर्क शामिल हुआ था। क्लर्क से वो कैसे आईसीएस अधिकारी जो होते थे उनके गैंग में इतनी बड़ी ओहदे पर पहुंच गया कि माउंटबेटन का बहुत करीबी बन गया। बहुत बड़े बड़े मामलों में माउंटबेटन को उसने हेल्प की थी। वो भारत को अच्छी तरीके से जानता था, पूरी सिस्टम को जानता था। वीपी मेनन केरल का रहने वाला था और वीपी मेनन और
सरदार पटेल ने कैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ाई। 5 जुलाई को सारे जो राज्य थे, सारे प्रिंसेस थे, सारे राजा महाराजा थे, रियासतों में उनकी खबर कर दी गई। उनको कहा गया कि अपने 3 विभाग हमें सौंप दीजिए, कम्युनिकेशन, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स। वो तीनों विभाग हमारे पास रहेंगे, ये उन्हें मैसेज दे दिया गया। उसके बाद 25 जुलाई को प्रिंसेस ऑफ चैम्बर्स की मीटिंग हुई, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन ने साफ कह दिया कि 18 जुलाई को कैबिनेट ने पास कर दिया है कि अब भारत आज़ाद होगा। तो जब एक्ट बन चुका है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, तो अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कल को कोई आप पर अटैक करता है तो हम आपको बचाने नहीं आएंगे। ये साफ मैसेज था माउंटबेटन का कि अब आपको मिलना ही होगा, भारत में मिलिए या पाकिस्तान में मिलिए। ऐसे में ये एक साफ मैसेज गया उन लोगों के पास और इसने बड़ा असर किया। लेकिन सरदार पटेल और बीपी मेनन लगातार क्या कर रहे थे कि कहीं धमका रहे हैं, कहीं पे लोगों को ये कह रहे हैं कि भाई आपकी जो उपाधियां हैं वो बरकरार रहेंगी और उन उपाधियों में कुछ और नई उपाधियां हम आपको देंगे। तो वो अलग अलग तरीके से कैसे उन्होंने देश को एक किया, एक भारत जो बात की जाती है वो मेहनत आपको पढ़नी पड़ेगी। लेकिन उन 6 रियासतों के बारे में आपको जानना होगा जिन्होंने परेशान किया उन लोगों को, हमारे देश को। वो 6 रियासत, जिनमें से 3 रियासतों ने आज़ादी से पहले परेशान किया। एक रियासत थी भोपाल की और उससे पहले त्रावणकोर की, और तीसरी रियासत थी जोधपुर की। इन्होंने आज़ादी से पहले परेशान किया और बाकी जो 3 रियासत थी उन्होंने बाद में, वो सब आप जानते हैं, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। 3 रियासत जो आज़ादी से पहले परेशान कर रही थी, मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। त्रावणकोर के जो दीवान थे सीपी रामास्वामी अय्यर, उन्होंने बहुत पहले ऐलान कर दिया कि 15 अगस्त को जब भारत आज़ाद हो जाएगा तब हम भी आज़ाद हो जाएंगे। यानी त्रावणकोर रियासत एक आज़ाद देश होगी। उन्हें लगा कि कल को भारत हमारी टेक्सटाइल की सप्लाई बंद कर सकता है, तो उन्होंने इंग्लैंड से कोई समझौता ऐसा कर रखा था पहले से कि वो सप्लाई हमें वहाँ से मिल जाएगी। और वो लगातार उसके बयान आते रहे। माउंटबेटन ने समझाने की कोशिश की, पटेल ने समझाने की कोशिश की, लेकिन सीपी रामास्वामी अय्यर नहीं माने। एक दिन वो म्यूजिक कंसर्ट में जा रहे थे, किसी फौजी व्यक्ति ने के ऊपर, फौजी ड्रेस में था कोई व्यक्ति, उसने अटैक किया और वो हॉस्पिटल पहुंच गए, काफ़ी सीरियस हो गए। वहाँ से उन्हें एक तरह से लगा कि मामला गंभीर है। उन्होंने राजा को समझाया हॉस्पिटल के बेड से कि जिद मत करिए, भारत में मिल जाइए। वो साफ साफ संदेश था उनको ये कहने का कि जिद मत करिए। और तब जाकर त्रावणकोर रियासत शामिल हुई। और इसको आप डिटेल से कुछ और बहुत सारी बातें इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जो दूसरी रियासत थी भोपाल के नवाब, भोपाल के नवाब के साथ दिक्कत ही थी कि लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें कभी अपना इंडिया में सेकंड बेस्ट फ्रेंड बताया था। वो जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस होती थी उसके प्रेसिडेंट भी रह चुके थे, तो वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे और वो ये सोचते थे कि वो जो चाहेंगे वो होगा। वो आज़ाद रहना चाहते थे और ये कहा गया कि वो पाकिस्तान में उनसे मदद लेने की बात कर रहे हैं। ये सारी बातें हुई, लेकिन माउंटबेटन ने क्लियर किया, इन लोगों ने माउंटबेटन पर दबाव डाला और माउंटबेटन ने क्लियर किया कि उनकी कोई मदद की नहीं जा सकती। कल को भारत अटैक करता है तब आप क्या करेंगे, उनको साफ मैसेज दिया गया बड़ी मुश्किल से जाकर। और वहाँ भोपाल में विद्रोह भी हुआ। वहाँ जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि भोपाल आज़ाद रहे, वो अलग देश बने, बल्कि भारत का हिस्सा बने। तीसरी रियासत थी जोधपुर की। जोधपुर के साथ क्या था कि वहाँ राजा भी हिंदू था, भोपाल की तरह नहीं था कि भोपाल का नवाब मुसलमान था और ज़्यादातर जनता हिंदू थी। और वो बॉर्डर स्टेट था। पहले वो राजी था कि वो इंडिया में आएगा, लेकिन कई लोगों ने उसको भड़काया कि तुम पाकिस्तान से अच्छी सौदेबाजी कर सकते हो, उनसे अच्छा जो भी शर्तें आपको इंडिया के साथ विलय में मिल रही हैं उनसे बेहतर वो ले सकते हो। और जोधपुर के महाराजा ने दिक्कत की, किस तरह से उसको प्रेशर में ला के मिलाया गया। और आखिरी जो मीटिंग थी जहाँ पे वो सचिव से मिलने आया था, उन्होंने सचिव की कनपट्टी पे रिवॉल्वर तक रख दी थी। तो ये बड़ा मसला है, इन तीनों रियासतों का कैसे एकीकरण हुआ भारत में। ये थोड़ा सा मुश्किल और बड़ा है, इस छोटे से वीडियो में मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये बड़े काम की चीज़ है आपके लिए। अब हम बात करेंगे उन 3 रियासतों की जो आज़ादी के बाद भारत में शामिल हुई और कैसे हुई, कितनी हुई। क्योंकि कश्मीर के साथ जो चला वो विलय पत्र तो साइन हो गए थे 26 अक्टूबर को। 22 अक्टूबर को कबायलियों ने हमला किया, भारत की सेना भेजी गई दीवान रंजीत राय के नेतृत्व में। उसके बाद क्योंकि पहले उन्होंने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लिया था जो पाकिस्तान ने उस पर साइन कर दिए थे, भारत ने नहीं किए थे, तो बहुत लंबा विवाद चला। राजा हरी सिंह ये मानने को तैयार नहीं थे, वो आज़ाद रहना चाहते थे और उन्होंने ऐलान कर दिया था। लेकिन जब कबायलियों ने, पाकिस्तान की सेना ने कबायलियों के साथ मिलकर अटैक किया, तब जाके वो कबायली
आगे बढ़ने लगे और हज़ारों लोग उन्होंने मारे, लूटे, कई हज़ारों लोग उन्होंने मारे, कई शहर लूटे, और कैसे पाकिस्तान की सपोर्ट से वो आगे बढ़ रहे थे। तो फाइनली 2 दीवान हटाने के बाद जब उनकी समझ में आया कि भारत के साथ विलय ही करना चाहिए, उन्होंने साइन किए विलय पत्र पर, और तब जाकर भारत ने अपनी सेना भेजी। सबसे पहले दीवान रंजीत राय के नेतृत्व में एक दल गया, उसने श्रीनगर एयरपोर्ट की सुरक्षा की और पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया। फिर बारामूला तक सेना गई और कुछ दिनों में भारत की बाकी सेना वहाँ पहुँची और कश्मीर को कैसे मुक्त कराया। फिर वो 1948 में जो युद्ध हुआ, उसका जो फिर जो भारत पाक के बीच में जंग हुई और कैसे वो यूएनओ तक मामला पहुंचा, कैसे उन्होंने 1/3 रखा, वो 1948 वाले वीडियो में आपको बताएंगे। तो हम जो दूसरी बात कर लेते हैं वो है एक हैदराबाद की। हैदराबाद में भी क्योंकि राजी नहीं था वहाँ का निज़ाम, कभी वर्ल्ड का रिचेस्ट व्यक्ति उसे माना गया था, लेकिन बड़ा कंजूस था उस्मान अली खान। तो ऑपरेशन पोलो उसके लिए जो हुआ था भारत में विलय के लिए, उसकी बात हम 1948 के वीडियो में करेंगे। लेकिन जूनागढ़ का जो नवाब था, कि जूनागढ़ में मैं आपको बता दूं कि जहां सोमनाथ मंदिर है, जहां गिरनार है, जैनों के पवित्र तीर्थ हैं, ऐसी जगह पर कैसे कोई सोचता कि इन मंदिरों को, सोमनाथ तो हमारे लिए एक तरह से ऐसे प्रतिष्ठा का सवाल था, उसको हम पाकिस्तान में जाने दें। और पाकिस्तान से कहीं से भौगोलिक रूप से वो जुड़ता नहीं था, लेकिन क्योंकि वो उस दिन यूरोप की छुट्टी पे था, उन दिनों में उसका जो दीवान बदला था वो मुस्लिम लीग को मानता था, मुस्लिम लीग का व्यक्ति था, उनको फॉलो करता था। दैट्स वाई उसने जिन्ना से संपर्क साधा। और ऐसे में जिन्ना ने भी उनका जो प्रस्ताव था कुछ दिन के लिए अपने पास रखा, जो पाकिस्तान में विलय की बात थी, इसलिए रखा कि वो जम्मू कश्मीर पे ब्लैकमेल करना चाहते थे भारत को। लेकिन बाद में 13 सितंबर को उन्होंने जिन्ना की तरफ से ये हाँ आ गई कि हाँ पाकिस्तान में शामिल हो सकते हो। तो फाइनली वहाँ पुलिस एक्शन करना पड़ा। और उसमें शामलाल गांधी, जो गांधी जी के कजिन थे, उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई, वो मुंबई में बनाई। कैसे वहाँ पर लोगों को जोड़ा गया उस आंदोलन से, कैसे सरदार पटेल ने उसमें भूमिका निभाई, एक बड़ी कहानी है छोटे से वीडियो में, इसमें समा पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये आप समझिए कि एकीकरण करना कितना मुश्किल काम था। जब जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आपका सर सरदार पटेल के आगे नतमस्तक होता चला जाएगा। दोस्तों, एक बड़ा सवाल उठता है कि 15 अगस्त को आज़ादी के दिन गांधी जी कहाँ थे? और बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि गांधी जी उस दिन थे ही नहीं, यहाँ तक कि उसके जश्न में भी शामिल नहीं हुए। जो आज़ादी के जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा था उस वक्त, उसमें शामिल नहीं हुए। वजह क्या थी? वो थे कहाँ? वो कोलकाता में थे। दरअसल 2 हफ्ते पहले ही, जैसे ही नज़दीक आ रही थी 15 अगस्त की तारीख, वो निकल गए दिल्ली छोड़कर, और वो चले गए क्योंकि उनकी जो आखिरी कोशिश थी बंटवारे को रोकने की, वो हो नहीं पाई थी। और उस वक्त उन्हें लग रहा था कि जब बंटवारा होगा तो लाखों लोग इधर से उधर होंगे और क्या क्या होगा। और पहले से देश में दंगे होने शुरू हो गए थे। अभी तक असर था बंगाल में, जो 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे था, उसके बाद से लगातार वहाँ का माहौल, बंगाल का, बिहार का, काफ़ी ख़राब था। तो गांधी जी वहाँ चले गए, कोलकाता पहुँचे। उस दिन कोलकाता में थे वो। एक दिन पहले, उस वक्त उसे कलकत्ता कहा जाता था, एक दिन पहले वहाँ के मुख्यमंत्री ने आके उनसे कहा भी कि हम जश्न मना रहे हैं आज़ादी के अगले दिन, आप उसमें शामिल होइए। तब उन्होंने ये कहा, गांधी जी ने उनको जवाब दिया कि जब इतने लोग भूखे मर रहे हैं, आपको इसमें जश्न मनाने की आपकी इच्छा है क्या? इस तरह से उन्होंने सवाल पूछा। तो उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई कि गांधी जी से कोई कुछ कह सके। बीबीसी और हिंदुस्तान टाइम्स ने कोशिश की थी कि गांधी जी 15 अगस्त के लिए कोई संदेश दें, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। हाँ, उन्होंने संदेश दिया और वो जगह चुनी, प्रार्थना सभा। जो उनकी प्रार्थना सभा शाम को होती थी, उसमें उन्होंने कहा, लेकिन आज़ादी के जश्न पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम दिया था। उन्हें पता था कि लाखों लोग इस दंगे की जो आँच है उसमें जल गए हैं, और ऐसे में तमाम लोग ऐसे हैं जिनको सरकार से कोई मदद नहीं हो रही है, वो भूखे मर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने मैसेज दिया, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मैसेज दिया। तो ऐसे थे गांधी जी, जो कहीं ना कहीं इस बंटवारे के प्रति उस दिन 15 अगस्त 1947 को, जिसका कि आज हम 75 साल बाद, 75 ईयर्स के बाद इतना बड़ा जश्न मना रहे हैं, गांधी जी उस जश्न से बिल्कुल दूर थे। ना मनाया, ना उसके लिए कोई संदेश दिया। तो आपने ये वीडियो देखा, ये सीरीज़ हमारी चलती रहेगी। 1948 में क्या क्या हुआ, बड़ी घटनाएं क्या क्या हुई, 1949 में क्या क्या हुआ, 2022 तक
हर साल की सारी बड़ी बड़ी घटनाएं जो होंगी हम आपको बताएंगे, विस्तार से बताएंगे, ग्राफिक्स के साथ, फ़ोटोज़ के साथ, वीडियोज़ के साथ। और कोशिश ये होगी कि उसमें जो चीज़ें आपको पता है उनको ना रिपीट किया जाए, बल्कि कुछ दिलचस्प बातें आपको बताई जाएं। तो देखते रहिए हमारी ये सीरीज़ प्रभात एग्ज़ाम पर। इजाज़त दीजिए मुझे, विष्णु शर्मा को। थैंक यू, नमस्कार।